तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर फ्रेंचाइजी के आखिरी पार्ट को, जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है, यानी कि इसी महीने में। इस मूवी का नाम है दानूर 4 द लास्ट चैप्टर। इनकेस अगर आपने इसके पहले 3 पार्ट्स को नहीं देखा है जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको पार्ट 4 फाइनल चैप्टर समझ में नहीं आएगा। काफी शॉर्ट में ही है, 30 मिनट में सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और बात रही लॉस्ट के सीजन 3 से सीजन 6 के बारे में, तो देखो पार्ट 2 यानी कि सीजन 2 के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि दोनों पार्ट्स में जेब से पैसे लग गए, एनर्जी अलग से वेस्ट हुई है, जिस चक्कर में इस बार गोस्ट सीरीज के ऊपर बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो अगर इस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं इसको आगे कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट भी होना चाहिए लोगों को, तभी मैं इसको कवर कर सकता हूँ। और बात रही कि किसी और ने एक्सप्लेन कर दिया इस वजह से नहीं देखा, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। एज दुनिया में बहुत सारे लोग चीजें बनाते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होता है, या फिर समझाने का या डिटेल्स जो होती हैं वो हर कोई अलग अलग कवर करता है। सो अगर आप चाहते हो कि लॉस्ट का सीजन 3 भी आए तो जाकर पार्ट 2 को, सीजन 2 को प्यार दिखाओ, फिर से देख लो, ताकि उस पर व्यूज बढ़ जाएंगे। अदरवाइज मुझे ये सीरीज कैंसिल करनी पड़ेगी, मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो पहले पार्ट के अंदर हमने रिसा की सुपरनैचुरल एबिलिटीज के बारे में जाना था, जिससे कि वो गोस्ट को देख सकती थी। और पहले पार्ट में रिसा ने अपने गोस्ट फ्रेंड्स विलियम, पीटर और जेनशन की मदद से अपनी छोटी बहन रीरी को एक लेडी के भूत से बचाया था। दूसरे पार्ट में रिसा ने अपने अंकल को एलिजाबेथ नाम की एक वेंजफुल स्पिरिट से बचाया। और दूसरे पार्ट में ही रिसा के 2 और गोस्ट फ्रेंड्स जैसे कि हेनरिक और हैंस भी उसको मिले थे, जो कि विलियम, पीटर और जेनशन की ही एज के थे। और उसके बाद हमको ये पता चला था कि दानूर का मतलब होता है स्मेल ऑफ डेथ या फिर रोटिंग स्मेल, और बस स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग ही गोस्ट को देख सकते थे। साथ ही साथ ऐसे लोग दानूर को भी स्मेल कर सकते हैं, जैसे कि रिसा। और दानूर असल में इविल स्पिरिट्स की स्मेल हुआ करती थी। तीसरे पार्ट में हमको पता चला था कि रिसा जैसी पावर्स वाली एक और लड़की थी जिसका नाम था रईना, और वो रिसा को गोस्ट चिल्ड्रन फ्रेंड्स के साथ खेलते देखकर उसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती थी। और जेलेसी की भावना में आकर रईना ने असल में कार्तिका नाम की एक औरत की स्पिरिट की मदद से रिसा के सभी गोस्ट फ्रेंड्स को कैद कर लिया था, और उसने रिसा को मैनिपुलेट करके उसकी थर्ड आई भी क्लोज कर दी थी। लेकिन रईना से लड़कर इवेंचुअली रिसा अपने गोस्ट फ्रेंड्स को आजाद कर देती है और वो अपनी थर्ड आई भी खोल लेती है। लेकिन मूवी की एंडिंग में रिसा के सभी गोस्ट फ्रेंड्स उसे आखिरी बार दिखते हैं, और फिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं, ताकि रिसा एक नॉर्मल जिंदगी बिता सके। और इस मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन सेकंड पार्ट से ज्यादा है, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो देखना ही, लेकिन दूसरा पार्ट तो जरूर देख लेना। खैर, अब दानूर फाइनल चैप्टर की शुरुआत में हमें पिछले तीनों पार्ट्स के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं कि पिछले तीनों पार्ट्स में क्या क्या हुआ था। इसके बाद कहानी थर्ड पार्ट के 7 साल बाद शिफ्ट होती है। हम रीरी को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ी हो गई थी, और वो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पर रिसा और रीरी का बॉयफ्रेंड दिमास उसको सरप्राइज देने आए थे बर्थडे के लिए। और ये दिमास सेकंड पार्ट वाला दिमास नहीं है जो रिसा का बॉयफ्रेंड था, ये वाला दिमास जो है वो अलग है। खैर, दिमास यहाँ पर रीरी को शादी के लिए प्रपोज करता है, और रीरी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, और दिमास और रीरी बहुत ज्यादा खुश थे। अब रीरी को लॉकर रूम में दिखाया जाता है, और वहां पर हम एक लेडी के भूत को देखते हैं, और वो उसी लेडी का भूत था जिसे रिसा ने सेकंड पार्ट की एंडिंग में देखा था। रिसा ने उसे उसी थिएटर में देखा, और उस लेडी का गोस्ट बहुत ही फ्रेंडली था, और उसने रिसा को अपना नाम चांतिंग बताया था। खैर, अब चांतिंग रीरी के टीचर का रूप लेकर रीरी के बालों में अपनी हेयर पिन लगाने लगती है, और रीरी यहाँ अपनी एंगेजमेंट रिंग को देख रही थी कि तभी पीछे से चांतिंग रीरी के नाम में आकर कहती है कि शादी के बाद रीरी का करियर खत्म हो जाएगा और रीरी कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके हाथ से उसकी रिंग भी नीचे गिर जाती है। खैर, रीरी अब अपनी रिंग उठाने लगती है, लेकिन तभी हम चांतिंग का असली रूप देख पाते हैं, जो कि रीरी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जब रीरी पीछे मुड़ती है तो चांतिंग वहां से गायब हो गई थी। अब इसके बाद हम रीरी को रिसा के साथ अपने घर पर देखते हैं। रिसा रीरी की शादी से बहुत खुश थी, लेकिन हमको ये पता चलता है कि रिसा को उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया था, और रीरी को इसका काफी बुरा लग रहा था कि रिसा से पहले उसकी शादी हो रही है। लेकिन रिसा रीरी की शादी से काफी खुश थी, उसको कोई जेलसी नहीं थी। अब रीरी जो थी वो रिसा के पास ही सो जाती है। खैर, रात को हम चांतिंग की स्पिरिट को देखते हैं, जो कि रिसा के घर का दरवाजा खोलकर उसमें दाखिल होती है। और यूजुअली गोस्ट घर में तभी आ सकते हैं जब उनकी कोई बिलोंगिंग घर के अंदर आ जाए,
और चांतिंग की बिलोंगिंग थी वो हेयर पिन जो कि उसने रीरी के बालों में लगा दी थी। खैर रीसा रात को पानी पीने के लिए उठती है तो उसे घर का दरवाजा खुला मिलता है, तो वो बाहर चेक करने जाती है कि कहीं बाहर उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हम चांतिंग को रीसा के पीछे से गुजरते देखते हैं और यहाँ पर रीसा चांतिंग को नहीं देख पा रही थी, लेकिन रीसा के पास तो शक्तियां हैं स्पिरिट्स को देखने की, तो वो चांतिंग को क्यों नहीं देख पा रही है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके बारे में आगे खुलासा होगा। अब रीसा को अचानक से पीटर, जेनशन, विलियम, हेनरिक और हैंस की याद आने लगती है, तो वो उनके टॉयज निकाल कर उनको देखने लगती है। यहाँ हम चांतिंग को रीसा के फेस के बिल्कुल सामने देखते हैं, लेकिन रीसा को तो उसकी प्रेजेंस तक फील नहीं हो रही थी। खैर रीसा अब सोने चली जाती है और हम नोटिस करते हैं कि चांतिंग रीरी के साथ उसके ऊपर हाथ रखकर सो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि रीरी बहुत ही ज्यादा अजीब सा बर्ताव कर रही होती है। हम देखते हैं कि उसने एक कप नीचे गिराकर तोड़ दिया था। कप के टुकड़ों को उठाते वक्त रीसा रीरी के पैर में एक चोट के निशान को भी देखती है। तभी हम माइक्रोवेव के ग्लास में रीरी की परछाई को देखते हैं, या फिर ये कहें कि रिफ्लेक्शन को, प्रतिबिंब को, जो कि बहुत ही क्रीपी सी वे में स्माइल कर रहा होता है। रीसा फिर इसके बाद रीरी को डांस थिएटर में प्रैक्टिस करने के लिए ड्रॉप करने निकल जाती है। कार में भी रीरी बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी और वो बिना कुछ बोले थिएटर चली जाती है। रीसा भी अब अपने काम पर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में रीसा को पता चलता है कि रीरी अपना मोबाइल कार में ही छोड़ गई थी और दिमाग उसको लगातार कॉल कर रहा था। तो रीसा उसकी कॉल पिक कर उसको बताती है कि रीरी अपना फोन कार में ही छोड़ गई है। फिर रीसा रीरी को उसका मोबाइल लौटाने के लिए थिएटर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां रीरी कहीं नहीं मिलती। लेकिन पीछे हम चांतिंग को देखते हैं जो कि पूरे थिएटर में भटक रही थी। खैर अब अचानक से रीसा को बेल की आवाज आने लगती है और वो आवाज को फॉलो करती हुई स्टेज के बैक साइड पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि वो किसी और ही जगह आ गई है। उसकी पूरी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स के घाव थे और तभी वहां पर कुछ फीसलेस नर्सेस आकर रीसा को अपने साथ स्ट्रेचर पर लिटाकर एक रूम में लेकर जाती हैं। वहां वो रीसा को एक कॉफिन में जिंदा बंद कर देती हैं और हम देखते हैं कि वो कॉफिन हेनरिक का था, यानी कि उसकी मौत स्मॉल पॉक्स से हुई थी। अब रीसा इससे बहुत डर जाती है और वो कॉफिन खोलने की कोशिश करने लगती है। कॉफिन खुल जाता है और वो वापस से थिएटर में पहुंच जाती है। वो कॉफिन भी अब वहां से गायब हो गया था, यानी कि उसको बहुत कुछ अजीब चीजें दिख रही थी। तभी वहां रीरी आ जाती है और रीसा उसे उसका मोबाइल पकड़ा देती है। वो उसको बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ये बात सुनकर रीरी वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर हम रीरी को डांस प्रैक्टिस करते देखते हैं और शीशे में रीरी की रिफ्लेक्शन बहुत ही क्रीपी लग रही थी, लेकिन रीरी के देखते ही वो रिफ्लेक्शन फिर से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब वो स्ट्रेचिंग कर रही होती है तो वो अपने पैरों के बीच देखती है और उसे अपने पीछे चांतिंग खड़ी दिखती है। लेकिन जब रीरी वापस से कंफर्म करने के लिए देखती है तो वहां कोई नहीं था। अब दूसरी ओर काम पर रीसा को उसका कलीग टीज करने लगता है कि रीसा से पहले उसकी छोटी बहन रीरी की शादी हो रही है। तभी हम रीरी को स्पिनिंग की ट्रेनिंग करते देखते हैं और वहां अचानक से उसके सामने चांतिंग आ जाती है और उसको देखकर रीरी डर के मारे नीचे गिर जाती है। लेकिन जब रीरी फिर से देखती है तो वहां पर कोई नहीं था, यानी कि रीरी को एहसास तो हो गया था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब दूसरी ओर चांतिंग रीसा को वॉशरूम में हॉन्ट करने लगती है और रीसा को फिर से वही बेल टोल सुनाई देने लगती हैं। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो किसी घर में पहुंच गई थी और तभी वहां से हेनरिक भागता हुआ जाता है। रीसा उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके सर में चोट आ गई थी। और तब रीसा को पता चलता है कि हैंस कैसे खत्म हुआ था, यानी कि उसने हैंस की मौत को एक्सपीरियंस कर लिया था। एज ऑब्वियस सी बात है, उसकी मौत फिसलकर नीचे गिरने से हुई थी। खैर रीसा फिर होश में आती है और वो वापस वॉशरूम में ही आ गई थी। वो पूरे वॉशरूम में पीटर और बाकी बच्चों के भूतों को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन हम शीशे की रिफ्लेक्शन में 5 बच्चों के भूतों को देखते हैं और वो 5 बच्चे बहुत परेशान थे क्योंकि रीसा उन्हें देख नहीं पा रही थी। इसका रीजन ये था कि वो 5 अपनी मर्जी से गायब हुए थे और अगर भूत अपनी मर्जी से गायब हो जाएं तो उन्हें उस व्यक्ति को अपनी मौत एक्सपीरियंस करवानी होगी जिसके सामने वो खुद को अपीयर करना चाहते हैं। खैर दूसरी ओर हम थिएटर में रीरी को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कंप्लीट करके घर जाने लगती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये बच्चे उसको कुछ बताना चाह रहे थे। एनीवेज अब चांतिंग उसे फिर से हॉन्ट करने लगती है और वो रीरी को थिएटर से बाहर नहीं जाने देती। यहाँ रीरी पहली बार चांतिंग को अच्छे से देख पाती है जो कि डांस पोज करके खड़ी हुई थी। फिर यहाँ से सीन जाता है सीधा रीरी के फियोंसे दिमाग पर जो कि थिएटर के बाहर रीरी को पिक करने आया था। क्योंकि रीरी वहां पर नहीं थी तो वो थिएटर के अंदर जाता है और वहां उसको रीरी मिलती है जिसे चांतिंग ने पजेस कर लिया था। वो ट्रेडिशनल इंडोनेशियन डांस कर रही थी और जब दिमाग उसके पास जाता है तो रीरी अलग ही भाषा में दिमाग को कहती है कि वो डांस करती रहेगी और वो उसे रोक नहीं पाएगा।
खैर ये सब बोलने के बाद अचानक से रीरी वापस होश में आ जाती है और दिमाग उसकी बाह पर एक बहुत ही अजीब जख्म के निशान को नोटिस करता है। फिर अचानक से रीरी उसे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और दिमाग भी थिएटर से बाहर आता है और वो रीरी को कार में बैठे देखता है और वो खुद भी कार में जाकर बैठ जाता है। वो रीरी से बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो दिमाग कार शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन कार ही शुरू नहीं होती। लेकिन तभी दिमाग ये देखता है कि कार के अंदर रीरी थी ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि रीरी तो अभी अभी थिएटर से अपना सामान लेकर बाहर निकली थी। अब दिमाग ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो गया था और वो रीरी को कुछ भी नहीं बताता और फिर वो उसको वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम रिसा के घर पर उसकी माँ और उसकी बहनों को देखते हैं जो कि रीरी की शादी की तैयारी करने के लिए वहां पर आई थी। वहां पर दिमाग और रीरी और रिसा भी थे, लेकिन रीरी यहाँ पर काफी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वो बोल रही थी कि उसे शादी नहीं करनी और तभी रिसा को फिर से वो बेल टोल की आवाज सुनाई देती है। तभी वहां की लाइट चली जाती है और रूम के अंदर मौजूद सभी फ्रीज हो गए थे। वहां पर रखा हुआ रेडियो खुद पे खुद बजने लगता है जिसमें डेट 1942 बताई जा रही थी। और तभी अचानक से रिसा का गला अपने आप कट जाता है और कोई उसकी गर्दन पीछे खींचने लगता है। रिसा की गर्दन उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिर पड़ती है और इस तरीके से विलियम खत्म हुआ था। और विलियम के साथ ये सब असल में जापानीज सोल्जर्स ने किया था इन्वेजन के दौरान। अब इसके बाद रिसा फिर से होश में आती है, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया था। लेकिन रीरी उसके कान में एक बहुत ही अजीब बात पूछती है कि उन बच्चों की डेथ एक्सपीरियंस करके उसे कैसे लगा। वो रिसा को कहती है कि वो बच्चे उसे रोक नहीं पाएंगे। फिर रीरी अपनी वेडिंग रिंग वहीं रखकर अपने रूम में चली जाती है और रिसा उसके पीछे जाती है। पहले तो रीरी के रूम का दरवाजा बंद था लेकिन फिर वो अचानक से अपने आप खुल जाता है। लेकिन रीरी तो अपने बिस्तर पर बैठी थी। अंदर जाकर रिसा अपनी बहन रीरी से पूछती है कि उससे उसके दोस्तों के बारे में कैसे पता और अगर उसे कुछ पता है उसके दोस्तों के बारे में तो वो उसको बता दे। लेकिन यहाँ पर हम रीरी को अपने बालों में चांतिंग की हेयर पिन लगाते देखते हैं, यानी कि चांतिंग ने उसे पजेस कर लिया था। वो रिसा को कहती है कि उसके दोस्त भी उसे रोक नहीं पाएंगे और यहाँ रिसा को मिरर में अपने पीछे लगे कर्टन के पीछे कोई दिखता है। लेकिन जब वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता और रिसा देखती है कि रीरी अपने बिस्तर से उठकर उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी और वो रिसा को वहां से जाने के लिए बोल रही थी। इसके बाद में रिसा वहां से चली जाती है। तभी रीरी को अजीब बर्ताव करता देख दिमाग बहुत परेशान हो जाता है और वो रिसा को थिएटर में जो कुछ भी हो वो सारी बात बताता है। रिसा उसको बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद रीरी के साथ कुछ तो अजीब हुआ है। अब दिमाग रिसा को रीरी का ध्यान रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। रात में अब रिसा जो थी वो पियानो प्ले करने लगती है और उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। लेकिन उसके सभी दोस्त उसके पास ही थे लेकिन वो उनको देख नहीं पा रही थी। खैर यहाँ पर वो आपस में ही कहते हैं कि पीटर को अब रिसा को पजेस करना होगा। लेकिन पीटर का कहना था कि रिसा को पहले ही हैंस और हेंड्रिक ने पजेस कर लिया था और रिसा एक दिन में 3 मौतों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। फिर अगली सुबह रिसा की माँ उसे रीरी के शावर रिचुअल करने के लिए कहती है। लेकिन रिसा काफी परेशान थी और जब उसकी माँ उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है तो वो उसको ये बताती है कि शायद से रीरी को किसी स्पिरिट ने पजेस कर लिया है। और यहाँ पर रिसा की माँ को उस पर पूरा यकीन था क्योंकि पहले पार्ट में जब रिसा को अपने गोस्ट फ्रेंड्स दिख रहे थे तो उसकी माँ को सारी बात पता लग गई थी। और अब रिसा की माँ उसे उसी शेमन के पास जाने के लिए कहती है जिसने कि पहले पार्ट में उसकी मदद करी थी। और बिना देरी किए रिसा उसी शेमन के पास चली जाती है। वहाँ पहुँचते हुए उसे रात हो गई थी। अब वहाँ पर रिसा शेमन को ये बताती है कि उसने पिछले 7 सालों में किसी भी ईविल को महसूस नहीं किया है, ना किसी गोस्ट को देखा है, ना ही किसी स्पिरिट को, और ना उसे दानूर सेंस हो रही है, यानी कि स्मेल ऑफ डेथ, जो कि यूजुअली ईविल स्पिरिट से आती है। तो शेमन उसे बताता है कि जो सुपरनैचुरल वर्ल्ड है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसे इतना पता है कि जब तक कोई स्पिरिट खुद को उसके सामने रिवील नहीं करना चाहेगी तब तक रिसा उस स्पिरिट को नहीं देख सकती और ना ही वो दानूर को स्मेल कर सकती है। और यहाँ ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होता है क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट से ही पता लग गया था कि रिसा अपनी मर्जी से भूतों को देख सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि अब साफ हो गया था कि जब तक कोई भी स्पिरिट या फिर ईविल या फिर डीमन उसको खुद से नहीं दिखेंगे तब तक वो उनको नहीं देख सकती। अब रिसा उस शेमन को बताती है कि उसने अपने गोस्ट फ्रेंड्स की मौतों को एक्सपीरियंस किया है। तो वो शेमन उसको बताता है कि रिसा बहुत लकी है कि वो जिंदा है क्योंकि किसी और की डेथ एक्सपीरियंस करने वाले बहुत ही कम लोग जिंदा बचते हैं। फिर इसके बाद रिसा अपने घर जाने लगती है और रास्ते में उसे वर्ल्ड वॉर 2 की ड्रेस पहना एक जापानीज सोल्जर दिखता है कि तभी रिसा की कार के रेडियो में फिर से वर्ल्ड वॉर 2 की न्यूज चलने लगती है। अब तभी वो जापानीज सोल्जर रिसा की कार में अचानक आ जाता है और रेडियो बंद करता है। फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। अब रिसा को फिर से वही बेल्टोल्स की आवाज सुनाई देने लगती है। वो जैसे ही कार से बाहर निकलती है तो वो किसी और ही जगह पर पहुंच गई थी और हर तरफ बमबारी और बुलेट्स की आवाज आ रही होती है, यानी कि वो WW2 के टाइम पर पहुंच गई थी। अब यहाँ पर एक लेडी रिसा को जेंशन बुलाती है और उसे भागने के लिए कहती है क्योंकि उनकी तरफ ढेर सारे जापानीज सोल्जर्स आ रहे थे। हम मिरर में देखते हैं कि
रिफ्लेक्शन में रिसा की जगह जेनशन दिख रहा था, यानी कि अब वो जेनशन की डेथ एक्सपीरियंस कर रही थी। अब तभी रिसा भागती हुई नीचे एक पत्थर पर गिर पड़ती है और उसके 2 दांत टूट जाते हैं, विच एक्सप्लेन्स कि जेनशन के 2 दांत क्यों नहीं थे। तभी वहां जापानीज सोल्जर्स आ जाते हैं और वो रिसा को शूट करके खत्म कर देते हैं। फिर इसके बाद रिसा होश में आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने फ्रेंड्स की डेथ को क्यों एक्सपीरियंस कर रही है। अब फिर रिसा अपने घर आ जाती है और वहां पर उसे रीरी मिलती है, जो कि बहुत ही अजीब बर्ताव फिर से कर रही थी। तभी हम वहीं पर रिसा के फ्रेंड्स को देखते हैं और रिसा अभी भी उनको देख नहीं पा रही थी, लेकिन रीरी उनको देख पा रही होती है और वो पांचों रीरी से डर रहे थे, क्योंकि रीरी की बॉडी में चांतिंग की स्पिरिट थी और पता नहीं वो उससे डर क्यों रहे हैं। वो काफी खतरनाक लग रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो पांचों रिसा की कोई भी मदद करें। अब रीरी रिसा को एक क्रीपी सी स्माइल देती है और अब रिसा सोने चली जाती है और हम चांतिंग को अपने असली रूप में भी देख पाते हैं, यानी कि उसने शुरुआत में रिसा के सामने खुद को काफी ज्यादा भोला दिखाया था, लेकिन जितनी भोली वो दिख रही थी वो उतनी थी नहीं। वो बहुत ही खतरनाक और इविल थी। अब अगले दिन रीरी की वेडिंग शावर होता है, लेकिन उससे पहले रिसा को रीरी के पैर धोने थे, तो वो रीरी के रूम में जाती है और उसके पैर धोने लगती है। लेकिन तभी रीरी उसके कान में कहती है कि मैरिज करने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और तभी रीरी रिसा का फेस उस पानी के बड़े से बोल में डालकर उसको डुबाने लगती है कि तभी पीटर रिसा को पजेस कर लेता है और रिसा पीटर की डेथ एक्सपीरियंस करने लगती है। वो देखती है कि बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स पीटर के घर की तरफ आ रहे थे और पीटर का घर जल रहा था, तो रिसा वहां से भागने लगती है, जो कि अभी यहाँ पर खुद ही पीटर थी। तभी एक जापानीज सोल्जर रिसा के माथे में शूट कर देता है और रिसा खत्म हो जाती है, यानी कि पीटर इस तरह से खत्म हुआ था। अब इसके बाद रिसा की माँ आकर उसे होश में लाती है, क्योंकि रिसा फ्लोर पर बेहोश पड़ी हुई थी और रीरी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। अब सभी रिलेटिव्स रात को वहां से चले जाते हैं और रिसा को अपने रूम के बाहर से अपने फ्रेंड्स के भागने की आवाज आ रही होती है, तो वो उनके पीछे भागती है। लेकिन हम देखते हैं कि असल में रिसा तो अपने बिस्तर पर सो रही थी और जो अपने फ्रेंड्स का पीछा कर रही थी वो थी रिसा की स्पिरिट। अब रिसा अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए अपने घर में आ जाती है और रिसा को पता चलता है कि पीटर, जेनशन, हैंस, हेनरिक और विलियम की मौत उसी घर में हुई थी जहां पर रिसा अभी अपनी फैमिली के साथ रह रही है। यहाँ अचानक से रिसा को अपने पांचों फ्रेंड्स की मौत एक साथ एक्सपीरियंस होने लगती है। लाइक उसकी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स के घाव आ गए थे, उसका माथा फट गया था, उसके माथे और उसकी पूरी बॉडी में गोलियां लगी हुई थी और रिसा अब खत्म भी हो जाती है और हम उसके 5 दोस्तों को उसके पास खड़ा देखते हैं। बेसिकली रिसा जो थी वो यहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस कर रही थी या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को। रिसा को अब होश आ जाता है, यानी कि वो जिंदा थी और अब वो अपने 5 ही गोस्ट फ्रेंड्स को देख पा रही थी। वो सभी उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने रिसा के साथ ऐसा किया, यानी कि अपनी मौत को एक्सपीरियंस करवाया। वो कहते हैं कि उनके पास बस यही एक रास्ता था ताकि वो खुद को रिसा के सामने लेकर आ पाए। अब क्योंकि वो रिसा को दिख रहे थे तो वो उसे बताते हैं कि रीरी खतरे में है और जिस स्पिरिट ने रीरी को पदस्थ किया है वो है चांतिंग की स्पिरिट, जो कि रीरी के थिएटर में घूमती है और वो हमेशा से हार्मलेस थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उसने रीरी को अचानक पजेस कर लिया। अब वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी है, लेकिन क्या हुआ था ऐसा नहीं पता चलता। दूसरी ओर हम रिसा की माँ को देखते हैं, जिसे नीचे से रीरी के रोने की आवाज आ रही थी, तो वो नीचे जाती है और देखती है कि रीरी अजीब सा बर्ताव कर रही है। तभी वो एक फ्लावर वास तोड़ देती है और उस वास के एक नुकीले टुकड़े से अपनी माँ के ऊपर ही हमला करने लगती है। उसकी माँ मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर रिसा नीचे आती है। वहाँ पर रिसा के फ्रेंड्स भी रीरी को पकड़कर वॉल के साथ पिन कर देते हैं, नहीं तो रीरी अपनी माँ को खत्म ही कर देती। अब रिसा और उसकी माँ रीरी को एक चेयर से बांध देते हैं और रीरी अभी भी पजल्ड हालत में थी। तभी रीरी चेयर के साथ हवा में ही उड़ने लगती है, लेविटेट करने लगती है और अचानक से घर की लाइट्स भी चली गई थी। अब यहाँ पर ये कॉन्जरिंग से इंस्पायर्ड सीन आता है कि अचानक से ही चेयर नीचे आ जाती है, लेकिन अब चेयर इधर उधर अपने आप ही हिल रही थी और चेयर के साथ ही रीरी एक रूम के अंदर चली जाती है और रूम का दरवाजा भी खुद पे खुद बंद हो जाता है। अब अचानक से उस रूम का दरवाजा खुद पे खुद खुल जाता है और अंदर से रीरी उस चेयर को इन दोनों की तरफ फेंकती है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। लेकिन रीरी अब वहां से गायब थी, तो रिसा के फ्रेंड्स उसे थिएटर जाने को कहते हैं, तो रिसा जल्दी से थिएटर पहुंच जाती है। वहां वो रीरी को ट्रेडिशनल डांस करते देख रही थी और रीरी यहाँ पर पूरी तरह से चांतिंग के पोजीशन में थी। अब रिसा चांतिंग को उसके सामने आने के लिए कहती है और यहाँ रिसा को दानूर की भी स्मेल आ रही थी और चांतिंग भी खुद को उसके सामने रिवील कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। यहाँ पर रिसा चांतिंग की मौत को एक्सपीरियंस करती है और उसको पता चलता है कि वो थिएटर पहले असल में ट्रेडिशनल डांसिंग के लिए ही था और चांतिंग वहाँ पर डांस प्रैक्टिस किया करती थी और वहीं पर उसे उसके हस्बैंड ने शादी के लिए प्रपोज किया था और उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन शादी के बाद चांतिंग का पति उसे रोज मारता पीटता था। इवन तब भी जब उसके पति को ये
पता चला कि चांतिंग प्रेग्नेंट है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि चांतिंग के पति ने उसे इतना पीटा कि उसकी वक्त से पहले ही डिलीवरी हो गई, जिस वजह से चांतिंग और उसका बच्चा दोनों ही खत्म हो गए। उसके बाद में चांतिंग की स्पिरिट उस थिएटर में भटकने लगी क्योंकि वो एक वर्ल्ड फेमस डांसर बनना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से उसका वो सपना अधूरा रह गया और इतने सालों तक वो उस थिएटर में बच्चों को डांस करते देखती रही। लेकिन जब उसने दिमाग को रिरी को शादी के लिए प्रपोज करते देखा तो चांतिंग को रिरी में खुद की झलक दिखने लगी। उसे लगा कि रिरी के साथ भी कहीं शादी के बाद वही सब ना हो जो कि उसके साथ हुआ था, और इसलिए वो रिरी की शादी नहीं होने देना चाहती थी, विच एक्सप्लेन्स कि उसने पोजीशन में क्यों कहा था कि शादी के बाद बर्बादी आती है। खैर, अब रिसा फिर से होश में आ जाती है और उसको एहसास होता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में है और उसे बाहर से उसी बेल टोल्स की आवाज सुनाई देने लगती है। रिसा को अपने फ्रेंड्स की आवाज भी सुनाई देती है और वो रिसा को उस बेल की आवाज को फॉलो करने के लिए कह रहे थे। बेल की आवाज को फॉलो करते हुए वो उस थिएटर तक पहुंच जाती है और वहां उसे रिरी मिलती है जो कि फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। ऑब्वियस सी बात है, ये उसकी स्पिरिट थी। और रिसा के फ्रेंड्स उसे रिरी के बालों में से हेयर पिन निकालने के लिए कहते हैं क्योंकि वो थी चांतिंग की हेयर पिन जो कि उसकी स्पिरिट को उससे जोड़कर रख रहा था। लेकिन जब रिसा अपनी बहन रिरी के पास जाती है और वो उसके बालों में से चांतिंग की हेयर पिन निकाल लेती है, तभी वहां पर चांतिंग आ गई थी और वो रिसा को उठाकर दूर फेंक देती है। वो रिरी को हवा में उठाकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगती है क्योंकि रिसा पीछे नहीं हट रही थी, तो चांतिंग रिरी को ही खत्म करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर रिसा के फ्रेंड्स चांतिंग को पकड़ लेते हैं और वो रिसा को उस हेयर पिन को चांतिंग के सर में ही स्टैब करने के लिए बोलते हैं। रिसा भी अपनी बहन को बचाने के लिए बिना देरी किए उस हेयर पिन को चांतिंग के सर में ही स्टैब कर देती है और चांतिंग दर्द में चिल्लाने लगती है। वो देखते ही देखते वहां से गायब हो जाती है और अब उसकी स्पिरिट आफ्टर लाइफ में चली गई थी। यानी कि वो अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसा हादसा उसको याद आ गया जिसके बाद में वो बहुत ही ज्यादा वेंचफुल बन गई, बेसिकली साइको हो गई थी। खैर, अब इसके बाद रिसा अपनी बहन रिरी के पास जाती है जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी और रिसा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी रिरी की सांसें वापस आ गई थी और यहाँ पर वो पहली बार रिसा के फ्रेंड्स को देख पाती है क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर थी। फिर इसके बाद रिसा के फ्रेंड्स रिसा और रिरी को रियल वर्ल्ड में ले जाते हैं। वहाँ रिरी और रिसा के पास दिमाग आता है जिसको रिसा की माँ ने सारी बात बता दी थी और रिरी को सही सलामत देखकर दिमाग बहुत खुश हो जाता है। खैर, इसके बाद सीन रिरी की शादी वाले दिन पर आता है। रिरी और दिमाग दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद हम रिसा को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ पर ही किताब लिख रही थी और आज उसने अपनी किताब को पूरा कर लिया था। उसके दोस्त भी अब उसके साथ ही रह रहे थे और रिसा भी उनके साथ वैसे ही खेलने लगती है जैसे कि वो अपने बचपन में खेला करती थी। और हमको बताया जाता है कि ये पार्ट इस मूवी सीरीज का आखिरी पार्ट है और दानूर का फाइनल चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और बूम, रिसा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दानूर फॉर द लास्ट चैप्टर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म सीरीज पसंद आई होगी, फ्रेंचाइजी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी यहाँ पर कोई थ्योरी या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको समझ में ना आई हो, लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझनी है तो आपको इसके पिछले 3 पार्ट देखने पड़ेंगे जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने और भी ढेर सारी इंडोनेशियन लेटेस्ट मूवीज को एक्सप्लेन किया है, इनके सबने मिस कर दिया उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात रही लॉस्ट के सीजन 3 से लेकर 6 के बारे में, तो देखो टू बी ऑनेस्ट सीजन 2 के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड ट्रस्ट मी, इसको बनाने में जो पैसा लग रहा है या फिर जो एनर्जी लग रही है वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, मतलब कि जेब से पैसा जा रहा है। सो इन केस अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जाकर सीजन 2 को अच्छे से देख सकते हो, फिर से देख सकते हो ताकि व्यूज थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा ही रेस्पॉन्स रहा तो वीडियोस लाने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता, इससे चैनल की स्टैंडिंग भी खराब होती है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए